नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सुन रहे हैं आवाज.com, जिसे आप देख भी सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज का शो का नाम है चिट चैट विद हिमांशु और हमारे शो में आए हैं आनंद तिवारी। आनंद तिवारी जी के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, जैसे राजा लोग करते हैं घोड़े की सवारी, वाह वाह तो बोलते हैं, जैसे राजा लोग करते हैं घोड़े की सवारी, हमारे शो में आ गए हैं आनंद तिवारी। बढ़िया लग रहा है यार, आते ही तुमने मुझे घोड़ा बना दिया। काफी तबड़ी लग रहा है मुझे। तो सर शुरुआत करते हैं। जब आप बड़े हो रहे थे, बॉम्बे में आप बड़े हुए, तो एक लाइफ, जैसे मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ चेंज है बॉम्बे और सिटीज से लेके। तो वो क्या फील है आपको बॉम्बे के लेके, आपको क्या पसंद है बॉम्बे में जो आपको लगता है कि मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे काम करूंगा? यार क्योंकि मेरा चॉइस ऑफ प्रोफेशन भी इसी शहर में ही आप उसका निवारण रियली कर सकते हैं इस देश में, तो मैं बम्बई में रुक गया। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बम्बई में ही रहता। अच्छा। अगर ये इंडस्ट्री जो है हमारी, इसको अगर हम इंडस्ट्री कहें, अगर वो किसी और शहर में होती मैं और शहर में चला जाता। पर मैं आपको बम्बई के बारे में ये भी बताना चाहूँगा, मैं बड़ा हुआ माटुंगा एरिया में, ठीक है ना। तो सेंट्रल बॉम्बे, साउथ बॉम्बे जो है वो उतना ज़्यादा फिल्मी नहीं है। बांद्रा से लेकर आप अगर नॉर्थ, अगर बम्बई को आप थोड़ा जानते हो, तो बांद्रा से लेके करीबन मलाड, बोरीवली तक अगर आप देखें तो एक न्यू बॉम्बे सा है, नॉट न्यू बॉम्बे सेपरेट प्लेस, बट एक बॉम्बे ऐसा है जहाँ पर लोग सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन हैं, रहते हैं, और वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं भी करते हो तो आप आसपास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को देखते हैं। पर जो सेंट्रल साउथ बॉम्बे है वो उतना ही जुदा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री से जितना बाकी देश। तो माटुंगा में मुझे बिल्कुल फिल्मी कीड़ा जो है सिर्फ और सिर्फ सिनेमा देखने से मुझे काटा था। इसलिए नहीं काटा था क्योंकि मैं गुजरा वहाँ पे कोई फिल्म स्टार भाजी खरीद रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मुंबई में। पर आप बांद्रा में रहो, जुहू में रहो, तो अगर आप किसी ऐसी गलियों में जाओ तो आपको फिल्म स्टार वहाँ पे जॉगिंग करते मिलते हैं। तो पर हमारा जो बड़ा होना हुआ वो बिल्कुल एक नॉर्मल हिंदुस्तानी की तरह हुआ। और कि जैसे किसी भी देश के किसी भी कोने से जब लोग आते हैं बम्बई सिनेमा देखकर, और उसमें फिर सोचते हैं कि एक ना एक दिन मैं भी इस रुपहले पर्दे का मैं एक हिस्सा बनूंगा, उसी तरह मुझे भी फिल्मी कीड़ा जो है वो पर्दे पर जब मैंने फिल्में देखी, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, बहुत ही यंग आमिर खान और बहुत ही यंग शाहरुख खान को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे कहानियाँ कहनी है। तो अभिनय उसका सिर्फ एक पार्ट था, और मैं लकीली कहानी कह भी रहा हूँ और किसी और की कहानी में अभिनय करने भी मिल जाता है, और अच्छे से कह रहे हैं और अच्छे से लोग देख भी रहे हैं। सर दूसरी चीज ये पूछूंगा कि माटुंगा आप रह रहे थे, फैमिली आपकी डॉक्टर? जी, पापा जी। हाँ, तो वो होता ही है, जैसे इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा। तो वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हुई क्या फैमिली? हाँ, जोरदार प्रॉब्लम, एकदम जोरदार। क्योंकि मैं जैसे हिंदुस्तान के उस समय जो पेरेंट्स हुआ करते थे, उन्हें लगता था कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कर लो तो आपका प्रोफेशन सेट है, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ। तो एक चुनिंदा जॉब्स थे जो उनको लगते थे कि ये सही है और बाकी गलत है। तो सिनेमा को लेकर भी उनका नज़रिया ऐसा ही था। इनफैक्ट मैंने मेडिकल की उसी साल, जिस साल मैंने 12वीं दी, MHCET शुरू हुई थी, जो महाराष्ट्र बोर्ड की सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन आपको लेना है तो एक एग्ज़ाम थी। तो मैं ठीक ठाक नंबरों से उसमें पास भी हो गया था, और पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, जैसे मेरे भाई भी हैं और वो खुद भी हैं। तो लकीली क्या हुआ कि वो रिजल्ट्स लेट हो गए क्योंकि पहला ही साल था। तो गवर्नमेंट ने वो डिले कर दिया रिजल्ट, थैंक गॉड। और तब तक मैंने BMM कर लिया था। मैंने कहा था कि अरे मैं घर पे थोड़ी बैठूंगा, मैं कोई कॉलेज कर लेता हूँ। तो माइक्रोबायोलॉजी ना करते हुए मैंने कहा ये एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, ये तो जब तक समय है 6 महीने। और फिर मान भी जाते हैं घर वाले? नहीं माने। तो पापा ने कई टाइम तक मेरे साथ ठीक से बात नहीं की। फिर आकर उन्होंने मेरा एक प्ले देखा जिसमें मैंने एक्टिंग की थी, और फिर मैंने कुछ डायरेक्ट किया जो उन्होंने लिखा, और जब वो कहानी भी मैंने लिखी थी तब जाके उन्हें लगा कि हाँ शायद हमारा लड़का कुछ कर जाएगा। स्टेप क्या रहे आपके, मतलब कि जैसे लोग आते हैं, आप बॉम्बे में रह रहे थे, आपका ये प्लस पॉइंट था, लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट में थे,
आप वहाँ से काम करना शुरू कर रहे थे, तो वो सब जर्नी कैसे रही? कहाँ पे आपको दिक्कत आई, या आपने सोचा कि नहीं यार मैं करता रहूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, आपको लगा कि मैं पहले छोड़ से दूंगा? आई, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता बम्बई में रहने से बहुत ज्यादा एडवांटेज मुझे मिला। एक एडवांटेज मिला कि करीबन 22-23 साल तक मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रहा, तो मुझे किराया नहीं भरना पड़ा। उसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि माटुंगा जो जगह है वो अंधेरी से दूर है ना, और वहाँ के हाव भाव, अंधेरी के हाव भाव और माटुंगा के हाव भाव वो बहुत ही जुदा है। तो कोई भी ऐसा माई बाप नहीं था इंडस्ट्री में जिसको मैं जानता था। तो करीबन जब मैं 18 साल का था तब से मैं काम करने लगा इंटर्नशिप से लेकर। तो जब मैं कॉलेज कर भी रहा था तभी भी मैं इवेंट्स कंपनियों में, कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग हाउसेज में राइटिंग कर रहा था, असिस्ट कर रहा था। तो मैंने वही चप्पलें घिसी जो अगर कोई बाहर से इंसान आता तो घिसनी पड़ती। और सिर्फ एडवांटेज ये रहा कि किराया नहीं भरना रहा, तो पेट के लिए थोड़ा कम करना पड़ा काम, एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा करना पड़ा। पर जैसे ही मैं 22-23 साल का जब हुआ, जब ग्रेजुएशन हो गई, तब मुझे लगने लगा कि जिस प्रेशर से मुझे जाना चाहिए एक एम्बिशियस ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, वो तभी आएगा जब पेट भरना और किराया भरना भी एक उसमें पार्ट होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट अपने आप को फोर्स किया कि मैं अकेले रहूं और वही किस्म का हार्डवर्क करूं जो मेरे आसपास के लोग करते थे, जो दूसरे शहरों से आए थे। क्योंकि उनकी जो भूख मैं देखता था ना, मुझे वो भूख खुद में भी चाहिए थी, और जब वो भूख खुद में पाई तभी जाकर कुछ बड़ा हुआ। वरना मैं थिएटर करने में बड़ा खुश था, क्योंकि मेरी सेविंग्स थोड़ी बहुत हो गई थी। मैं एक जॉब कर रहा था, तो मैंने 2 साल जॉब छोड़ने के बाद सिर्फ थिएटर किया, जिसमें बिल्कुल पैसे नहीं होते, बल्कि आपके पैसे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है आपको, और काम भी जबरदस्त जी। और 2 साल ना, ऐसा नहीं कि मैंने हर प्ले में स्टारिंग रोल किया। पहला साल तो क्योंकि मैं बाहर का ही था, थिएटर में भी कोई नहीं था मेरा पहचान का, तो मैं बाकियों में ना, मैं जब क्लैश डेट आती थी किसी बड़े एक्टर की, तो मैं उनका रिप्लेसमेंट बनता था। अच्छा। ये 2 शो अली फजल नहीं है तो मैं अली फजल का भी मैंने रोल किया। अच्छा। ये फला 2 शो के लिए शुभ्रतो नहीं है तो शुभ्रो का मैंने कोई 2-3 शोज कर लिए। तो ऐसे कई प्लेस में मैंने काम किया, और फिर लकीली नसीर सर के साथ काम करने का मौका मिला। सुनील शानबाग एक बहुत बड़े प्ले डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। रेज नाम का एक बहुत बड़ा थिएटर कंपनी है मुंबई में, जिसमें रजित कपूर, शहनाज पटेल और राहुल डिकुनिया पार्टनर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। क्वासार पदमसी जो एक थेस्पो नाम का एक बहुत ही प्यारा सा यूथ इवेंट चलाते हैं, वो प्लेस डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। तो उन्होंने प्रेसिडेंट इज कमिंग नाम का एक प्ले प्रोड्यूस किया, जिसमें लकीली मुझे ऑडिशन के बाद एक रोल मिल गया, जो कुणाल रॉय कपूर ने डायरेक्ट किया। कुणाल रॉय कपूर हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। दिल्ली वैली में उन्होंने बहुत सी अश्लील चीजें की थी, तो किसी को नहीं पता था आदित्य रॉय कपूर के भाई, और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी उनके भाई हैं। तो पता नहीं कि उनका इंट्रोडक्शन और कैसे किया जाए, पर हाँ, उनकी भाभी है। और फिर कुणाल को खुद भी डायरेक्ट करने का मौका मिला मुझे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो यार बहुत ही, यानी खुद ही वो व्हील बनानी पड़ी जैसे किसी भी और को बनानी पड़ती, जो अच्छा भी था। बिल्कुल, मतलब अगर आप काम करते हुए आते हैं तो आप आगे जाके वो पता चल भी जाता है लोगों को। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो रेडियो में इतना काम किया है कि आज थोड़ा आइडिया रहता है। हम सीखने की उम्र तो रहती है सबकी, हमेशा सीखते रहते हो, आप ग्रो करते ही हो। तो धीरे धीरे आप जब काम करते रहते हो, जैसे आपने कहा कि इवेंट में सर ने सब काम करे, मैंने भी चपले किसी इवेंट में अलग तो देख लो। एक्चुअली आपको रियलाइज होता है जितना आप काम करते हो, हाँ। इवेंट्स करना या फिल्में प्रोड्यूस करना या सीरीज प्रोड्यूस करना बिल्कुल शादी कराने जैसा है। और आपको ना जो दुल्हन का भाई होता है ना, आपका स्टेटस हो, दुल्हन के बाप भी नहीं, क्योंकि बाप को भी ना विदाई के टाइम पे आंसू बहाने का मौका मिलता है। भाई तभी भी गाड़ियां ऑर्गेनाइज कर रहा होता है कि यार कि अब ये फला ट्रेन है तो आप टैक्सी ऑर्गेनाइज कर लो, या अब इनकी गाड़ी वहां से जाएगी, अब ये इनको सुनाए कहाँ, गद्दे कहाँ बिछाए, तो आपको और कोई क्रेडिट नहीं मिलता आपको उस काम का। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुद ही को अपना एक खुशी ढूंढनी, सेल्फ पम्प्ड अप कर रहे हैं, जी मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि हाँ, और उसमें मजा आना चाहिए, वरना ये फील्ड में आप कतई ना है। हाँ, मजा नहीं आएगा तो आप एक पॉइंट के बाद आप हताश हो सकते हो, आपको लगेगा कि यार परेशानी। तो सर बात करते हैं, आप थिएटर कर रहे थे इतने टाइम से, अच्छे ग्रुप के साथ थिएटर कर रहे थे, मूवी भी आपने बहुत अच्छी करी, ऑलमोस्ट आपकी हर मूवी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अवार्ड जीत चुकी है, 5 स्टार 4 स्टार तो रहती है, फिर डिजिटल तो आप कर ही रहे हो। ये जो आपके, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा अगर करेक्ट करिएगा,
कि गोवा गॉन के बाद आप ज्यादा फेमस हो गए या ज्यादा लोग जान पाए? जी बिल्कुल। उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ आनंद तिवारी, आप एडवर्टीजमेंट में आ रहे थे उससे पहले, बट एडवर्टीजमेंट में लोग आते हैं जी। इतना, क्योंकि टाइम ही कम होता है ना। गोवा गॉन के बाद आपका बिल्कुल, अभी भी time मुझे लगा एक्चुअली ऐसा? गोवा गॉन के वजह से ही लोग थोड़ा बहुत रास्तों में पहचान लेते हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनली भी लोगों ने जब भी मैंने ट्रैवल किया है तो अगर थोड़ी बहुत पहचान मुझे मिली है तो उस फिल्म की वजह से मिली है। और थोड़ा बहुत ब्योमकेश बख्शी, पर ब्योमकेश बख्शी में मेरा लुक बहुत अलग था। तो उस फिल्म को चाहने वाले भी जो लोग हैं वो मुझे रास्ते पे देख के नहीं पहचान लेते कि मैं उस फिल्म का हिस्सा था। वो यार कमाल फिल्म बन गई। और वो अलग, मेरे ख्याल से कुछ सही नहीं, पहली फिल्म है और अभी तक एक ही फिल्म। उसे एक्सपीरियंस भी नहीं था कि उससे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थे लोगों के। और वैसा क्योंकि ज़ॉम्बी एक ऐसी दुनिया है जो हिंदुस्तान में वो फिल्में भी नहीं बनी, तो उसकी कॉमेडी बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी छलांग थी। और राज डीके को पूरा श्रेय जाता है, कुणाल खेमू को पूरा श्रेय जाता है, ये तीनों ने जिस तरह से उस फिल्म का एक विजन रखा और किसी तरह सैफ को इस पे एज प्रोड्यूसर लाए, और सैफ ने फिर बोरिस का पार्ट इतना बखूबी निभाया और अपने बाल ब्लॉन्ड करा दिया, जो मतलब बड़ा ही शॉकिंग था। इवन टू शूट विद हिम। और मुझे ना बिल्कुल, जैसे मुझे कोई भी फिल्म से कभी ऐसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती कि लोग देखेंगे तो मेरा करियर का क्या होगा, क्योंकि मुझे कभी बहुत ज़्यादा जोर से ऐसे ना मुझे रिकग्निशन रास्ते पे बिल्कुल एक्चुअली थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। अच्छा। तो मैं उसके लिए कभी मैंने काम नहीं किया, मैंने फेम के लिए कभी काम नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्शन भी जो कर रहा हूँ, जो मेरे ऐसे छोटा सा एनेक्डोट ये है कि मेरे पापा अभी तैयार हुए थे कि मेरा लड़का एक्टर है जिसको 4 लोग जानते होंगे, जैसे डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं। मेरे पापा की खुद की इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं उनके, जो तो जब वो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ पे उनको मेरे वजह से जाना जाता है, तो उनको अभी एक प्राइड लगता था कि अरे मेरे बच्चे की वजह से लोग मुझे अब जानने लगे। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं मुझे हमेशा स्टोरी टेलर बनना था, तो वो फिर से बेचारे कह रहे हैं कि अरे कुछ एक्टिंग कर लिया करो यार थोड़ा बहुत। हाँ अभी मैं तो बहरहाल तो गोवा गॉन में ये हो गया कि एज एन एक्टर मुझे, और वो मजा भी आया काम करने में क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था। वो एक अमुक बजट में फिल्म बनी थी, बहुत ज़्यादा उसका बहुत ही स्मार्टली उसे बनाया गया था। वहाँ पे गोवा में जब हमने इसको शूट किया तो लकीली ऐसे जंगलों में शूट किया जहाँ पे वैनिटी वैन्स नहीं आ सकती थी। अच्छा। तो आपको अपने पेड़ पकड़ने थे। तो वीर दास, कुणाल खेमू और आनंद तिवारी अपने पेड़ों को पानी दिया करते थे। तो बहुत ही ऐसे नेचर से एक होकर हमने नेचर्स के कॉल को आंसर किया। तो और कमाल की बात ये थी ना कि उससे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, हमने सब कुछ फ्रंट फुट पे खेला। हमने कोई जोक को सोचा नहीं कि ये पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमने इम्प्रोवाइज किया। जो लिखा था वो भी बहुत कमाल का लिखा था राज डीके ने, और फिर कुणाल ने उस पर जब डायलॉग्स लिखे वो भी बहुत ही कमाल थे। तो वो कमाल एक्चुअली देख के भी मजा आता है। वही आपने कहा कि अगर आप खुद में मजा करते हैं तो दूसरे वालों को भी सामने मजा आएगा। और इतना समय हो गया, 2013 में फिल्म आई थी, हमने 2011-12 में शूट किया। कुणाल और वीर अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हम तीनों का एक आना जाना रहता है एक दूसरे के घर में, तो दोस्तियाँ भी बहुत पक्की हो जाती हैं। राज डी के बहुत अभी भी हमारे उनके नए कहानियों पे अभी भी विचार विमर्श होते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा कि एक बहुत अच्छे क्रिएटिव वर्ल्ड से मैं जुड़ दोस्ती भी बनी जी। और आपका कैरेक्टर भी बहुत जबरदस्त है, मैं बताना चाहूँगा कि कुणाल खेमू भी थे, वीरदास भी थे, तो आपका भी कैसा था कि हाँ यार ये लड़का काम कर रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, वो पूरा फ्लो में रहे हो आप बीच में भोले बन के इनोसेंट। हाँ तो मुझे पता था यार कि क्योंकि क्या था ना वो इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थर्ड व्हील कैरेक्टर, क्योंकि वो फिल्म में ही कह देता है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरा क्या होना है। वो इसकी तो गर्लफ्रेंड है और इसका तो ऐसा है, तो मैं तो मरूंगा। पिक्चर में भी और वो इतना पिक्चरों में भी है जो थर्ड व्हील होता है मरता है, इतना प्यार से उन्होंने लिखा था। तो मुझे पता था कि मुझे अगर अपनी जगह बनानी है तो मुझे कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना बिना किसी और से लाइमलाइट लिए। और ये एक्चुअली थिएटर आपको सिखाता है कि जो नाट्य शास्त्र है ना, वो कैरेक्टर को बहुत एक प्यारे तरीके से देखता है। वो कहता है कि वो पात्र है, और पात्र यानी पाठ, ठीक है ना। तो आप एक स्टोरी के पार्ट हो, और हर अगर कलाकार अपने पार्ट को समझ ले ना, तो फिर वो फुटबॉल का गेम है। फिर आपको हर गोल स्कोर करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इनिएस्टा की तरह गोल प्रोवाइड भी करते रहो तो काफी बढ़ जाते हैं। तो सर ये आपकी एक्टिंग रही जी, डायरेक्शन भी आप कर ही रहे थे, तो एक मोड़ आया जिसने सबको हिला दिया जी। लव पर स्क्वायर फीट की बात करते हैं जी, वो नेटफ्लिक्स पे आई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटफ्लिक्स जो था उन्होंने देखा, यहाँ तक कि मैंने नहीं देखी थी,
तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अरे ये मूवी तुमने देखी? मैंने कहा मैंने देखी। बोला तो देख, बहुत मजा आएगा तुझे। तो मैंने देखी, बहुत ही मजा आया। विक्की को आपने उसमें लिया, उससे अच्छा काम कर ही रहे थे उसके बाद भी, बट वो मूवी देखने के बाद तो उसका प्लॉट क्या था आपका कि अलग ही कॉन्सेप्ट था वो, विक्की एक घर लेना है और विक्की को घर लेना ही होता है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में कहाँ से आया था या आपने सोचा था, या आप जब अकेले आने की सोच रहे थे तो आपका ये प्लान था तो आपने उसको मूवी बना दी? बिल्कुल यार, आप बीती पे थी वो स्टोरी। अच्छा। वो क्योंकि मैं मुंबई का लड़का हूँ ना, मुंबई में जगह और जगह या स्पेस ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना भरा हुआ है शहर लोगों से, ठीक है, और इतना ट्रांजैक्शनल बना देता है मुंबई जैसा शहर। आप अब तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये एक फीलिंग आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम ना सोशलिज्म में बड़े हुए हैं। हमको बचपन से सिखाया गया कि हमारा नेशन जो है सोशलिस्ट नेशन है, जिसमें आपको दूसरों के काम आना है, ठीक है। पर हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान एक बड़ा ही कैपिटलिस्ट फॉर्मूला वाला एक नेशन बन गया, जहाँ पे आपको एम्बिशियस होना बड़ा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स भी बड़े ट्रांजैक्शनल हो गए। तो जब मैं मुंबई में पला बड़ा और जब इश्क हुआ, तब मैंने देखा कि मेरे कई सारे रिलेशनशिप में ट्रांजैक्शनल हो गए। इस बात पे ब्रेकअप हो रहे हैं कि तुम बहुत दूर रहते हो या हमें प्यार करने की जगह ही नहीं है, इस बात पे ब्रेकअप और झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने एक झगड़े में मेरी किसी गर्लफ्रेंड से कह दिया था कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि लव पर स्क्वायर फुट है ना हमारी जिंदगी की। वहां से मुझे लगा ये झगड़ा तो ये अनइम्पोर्टेंट हो गया, और मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुझे ना जो मैं लव स्टोरीज देखते आ रहा हूँ, शाहरुख खान की और उसके पहले ऋषि कपूर की, और उसके पहले शशि कपूर की, और उसके पहले गुरुदत्त और देवानंद की लव स्टोरीज, तो मैंने प्यार को एक बड़े पेडेस्टल पर रखा था, और मैं उस इश्क को ढूंढने के लिए ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अपनी हर रिलेशनशिप भी। मुझे लगता था इश्क ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है उसका कैनवस, और उसके लिए मेरे कपड़े फटेंगे, मेरे जिगर से खून निकलेगा, और लड़की इस इश्क को देखकर भाग के आएगी स्लो मोशन में, और मेरा इश्क पहचानेगी। अब वो इश्क नहीं मिलता आपको अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बड़े ही प्रैक्टिकल चीजों में आप फंस जाते हो। तो मुझे इश्क पे एक व्यंग कहना था, तो मैंने इश्क जिसको जो एक बाउंड्री लेस होता है ना, मैंने उसको स्क्वायर फुट में बांध दिया। तो मैंने कहा कि क्या हो अगर दो लोगों को सिर्फ एक घर लेने के लिए शादी करनी पड़े। जैसे मैंने कई मेरे आसपास के रिलेशनशिप देखे, जिसमें जैसे ही शादी पर बात आती है, चाहे उनका पहले इश्क हो ना हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, जैसे ही शादी पर बात आती है ना, तो सारी प्रैक्टिकल चीजें शुरू हो जाती हैं कि अच्छा तुम्हारी मम्मी अब कहाँ रहेगी, कि क्या हम तुम्हारे घर में एक कमरे में रहेंगे या अलग रहेंगे। तो वो इश्क ना फिर प्रैक्टिकल चीजों में फंस जाता है, और मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे स्टोरी टेलिंग में हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात नहीं करते, और करते तो बहुत डार्क करते हैं, उसका व्यंग और उसके ह्यूमर को नहीं देखते। तो मेरे पार्टनर हैं अमृतपाल बिंद्रा, जो इन अ वे मेरे राइटिंग गुरु रहे हैं। वो LA से पढ़ाई करके आए, तो उन्होंने मुझे, तो पहले मैं बड़ा ही इन्फ्लुएंस था ओंकार वाय और अनुराग कश्यप के सिनेमा से। तो मुझे जब मैंने पहली बार लव पर स्क्वायर फुट खुद से लिखी, तो बड़ी डार्क लिखी थी मैंने। तो अमृत ने मेरे को एज ऑलमोस्ट गुरु मुझे दिखाया कि भाई होप देना बड़ा जरूरी है हमारे ऑडियंसेस को, वरना कोई नहीं आएगा तुम्हारी फिल्में देखने। तो मैं समझ गया कि हाँ ये सही कह रहा है लड़का। तो सुमित व्यास मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो बहुत बड़े कलाकार भी हैं, और मेरे एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। और हमारा जो बचपन में बड़ा सिमिलर रहा है। सुमित एक्चुअली पले बड़े हैं भाईंदर में, और जो बम्बई के एक अलग कोने में, माटुंगा एक बम्बई के अलग कोने में, और हम दोनों अब अंधेरी में रह के अपना करियर बना रहे हैं, जो इंडिया का LA है, ठीक है ना। तो सुमित ने भी बड़ा सिमिलर सा चाइल्डहुड देखा है। तो हम दोनों ने उसी एक डार्क सी स्टोरी को एक व्यंग्यात्मक सो टू से तरीके से लिखा। अमृत उसमें बड़ा इन्वॉल्व था। हम लोग ले गए ऐसे रॉनी स्क्रूवाला के पास, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, सो टू से नेटफ्लिक्स केम ऑन बोर्ड। विकी और अमीरा जैसे स्टार्स आए इसमें, और बन गई गानी। कहानी ऐसी बनी कि सब भाई एकदम आग लगा रखी है। मतलब कि अभी भी मैं ऐसे नहीं कि एक बार देखी, दूसरी बार भी मैंने एक बार दिखाई थी किसी और को, उसके साथ बैठ के मैंने भी देखी। तो मैंने कहा यार मजेदार है, और फिर वो रिलेटेबल कंटेंट जो रहता है ना आजकल, जो मेरे ख्याल से ग्रो कर रहा है, जैसे हमारा भारत और आगे तो पिक्चरें बनती हैं, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं रहता जैसे आप बता रहे थे, तो यहाँ पे ग्रो कर रहा है और लोग रिलेटेबल कंटेंट पे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। जी, मुझे लगता है वो जरूरी भी है। आप जितना भी आर्ट देखेंगे ना, जब वो उसी सोसाइटी से निकला होता है, जिस सोसाइटी का वो होता है, तभी वो कुछ मार्क छोड़ सकता है। और फिर एक चीज जो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और मुझे लग रहा है कि एक जो फॉर्मूला है, जैसे कोई भी फॉर्मूला नहीं होता,
पर मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का फॉर्मूला ये होना चाहिए कि आप अपनी बात कह दो, शायद कोई सुन लेगा। अगर आप दूसरे की बात कहते रहोगे तो ना हो सकता है कि वो कोई ना सुन पाए, क्योंकि आप फिर खुद क्या कह रहे हो। तो आप अपनी बात कहो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं खुद की बात कहता रहूँ, और जिस दिन मुझे खुद का कुछ कहने को नहीं होगा, मैं औरों की बातों में सिर्फ एक्टिंग करूंगा या औरों की बातों को प्रोड्यूस करूंगा। हेंस हमारी जो कंपनी है स्टिल एंड स्टिल मीडिया कलेक्टिव। बिल्कुल, वो तो कर ही दिया सर। तो ये एक और चीज हमने गौर करी थी आपके काम करते हुए देखते हुए कि आप सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी ज्यादा वीडियोस और डिजिटल पे काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई आप भी थी क्या जो आप सेक्स एजुकेशन पे? यार मुझे ना टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, मुझे मिडिल क्लास के कई ऐसी रूढ़ियां हैं जिनको तोड़ने में बड़ा इंटरेस्ट है, जो मैं ट्विटर पे जाके ट्वीट नहीं लिखना चाहता, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके उसको सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं होता, वो सिर्फ नॉइज क्रिएट करता है मेरे हिसाब से। मेरा काम, मुझे लगता है कि मैं वो बेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं एक बहुत अच्छा ट्वीट नहीं लिख सकता, वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं। मैं कलाकार हूँ, मैं व्यंग के साथ, क्योंकि मुझे वो आता है और मुझे अच्छा लगता है, मैं व्यंग के साथ वो कह सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जितनी भी रूढ़ियाँ मिडिल क्लास वर्ल्ड की है ना, जो एक ट्रेडिशन में फंसी हुई है, उन सबको मैं चैलेंज करता रहूंगा मरते तक, ठीक है ना। तो सेक्स एजुकेशन एक ऐसी रूढ़ी है जो हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल लव पर स्क्वायर फुट में जो बाप और बेटे की कहानी है ना, वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एक अनसेड रिलेशनशिप है, जो एक हर मिडिल क्लास घर में मैंने देखा है कि हमको हमारे बाप से ना एक प्रॉब्लम है, और हमारे बाप को हमसे प्रॉब्लम है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए कि दोनों बैठ के बात नहीं करते। और सेक्स एजुकेशन उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, इसलिए पप्पू और पापा उससे निकला, जो हमने अगेन ह्यूमर के थ्रू एक बहुत ही गंभीर सी बात कह दी। वो पिताजी वाला भी था कि आपकी और पिताजी, हमारे और पिताजी की क्या, वो आपने दिखाया था, और आपने अपना दिखाया कि नहीं मैं अपने बेटे को तो बताऊंगा आपने, तो वो रखा आपने जी। तो अगेन अमृत और मैंने जब इस पे रिसर्च की, वाई फिल्म्स के साथ हमने वो किया, तो हमने जब इस पे रिसर्च किया, हमने रियलाइज किया कि इसमें अगर एक ही तरीका है इसको बोलने का, वो ह्यूमर के साथ है। और वी ट्राइड डिफरेंट राइटर्स, पर जो एक राइटर आया और उसने खेल कर दिया, वो है गोपाल दत्त, जिनको मैं गोपाल दादा कहता हूँ। तो गोपाल दादा ने आकर जब उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टेक दिया ना, जो उदाहरण के थ्रू जब वो कहा गया, तब जाकर वो सही पड़ा, और वो फिर हर स्टोरी में वो उदाहरण को हम यूज करते करते हंसी में वो बात कहते रहे। और सर मतलब कि आपकी जर्नी अच्छी रही है, काम मेरे ख्याल से अच्छा करते हैं, तो इसलिए आपको मिलता गया। लव पर स्क्वायर फीट से पहले आपने बैंग बाजा बारात भी करी थी अली फजल के साथ। जी। तो उसके पीछे भी क्या मतलब कि काम कर रहे थे आप, तो आपको सबसे पहले इसी में आना था, डिजिटल ग्रो कर रहा था इसलिए आप इसमें आए थे, आपको माइंडसेट था कि नहीं फिल्म में बाद में करूंगा या फिल्म बाद में प्रोड्यूस करूंगा? यार हम ये काम करता जाऊंगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वो पहले कवों में से एक थे जो बैठे और डाल टूटी डिजिटल की, ठीक है ना। तो अमृत और मैंने जब कंपनी शुरू की स्टिल मीडिया कलेक्टिव, हम दोनों फिल्मी कीड़े थे, और हम बर्फी नाम की एक फिल्म में एडीज थे। तो हम दोनों की फिल्में ना एज राइटर डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, उसकी किसी स्टूडियो में फंसी थी, मेरी किसी स्टूडियो में फंसी थी, और हमें लगा कि ठीक है अगर ये फिल्में बन भी गई ना, तो भी हम जिंदगी भर राइटर डायरेक्टर्स को हमारे आसपास देखते थे, वो कैसे अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास जाके फंसते रहते थे। तो हमने सोचा कि यार हमें ना सिर्फ राइटर डायरेक्टर्स तो बनना नहीं है, हमें अच्छी कहानियां कहनी है। जब वो विजन हमारा मैच हो गया एडीज, जब औरों की शूट पर हमने बैठकर उनकी चाय पीते पीते बात की कि यार एक्चुअली ना कंपनी बननी चाहिए जो कंटेंट के लिए एक ऐसा हब हो जहाँ पे लोग अपनी बात आके कह सकें, और ऐसी कहानियां कहें जो एक सच्चाई हो उसमें, पर सबसे ज्यादा बड़ी ऑडियंस को कह सके। हम नीश काम नहीं करना चाहते, हम पॉपुलर काम करना चाहते हैं। तो बैंग बाजा बारात भी जो हमने तीनों ने लिखा, फिर से सुमित, अमृत और मैंने। तो सुमित उसमें हेड राइटर थे, अमृत और मैं उसके को राइटर्स थे, और मैंने डायरेक्ट, अमृत ने प्रोड्यूस किया विद वाई फिल्म्स। तो उसको फिर से हमने सुमित और मैं कई टाइम से ना मैरिड कपल्स के जद्दोजहद पे हम काफी बातें किया करते थे, या रिलेशनशिप में, मैं किसी लिविंग रिलेशनशिप में था, सुमित मैरिड, तो उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उस पर बहुत डिस्कशंस करते थे। तो हम लोग एक गैग बेस्ड सीरीज पे काम करते थे जिसका नाम था क्रैपिली मैरिड, हैप्पीली मैरिड से क्रैपिली मैरिड। तो जब हमने वो वाई फिल्म्स को पिच किया, तो उसमें धीरे धीरे बात करते करते हमने सोचा अगर इसका सीजन 1 होगा तो क्या होगा, तो उसका सीजन 1 की शादी कैसे हुई होगी।
तो वो गैग से धीरे से स्टोरी बन गई। तो क्योंकि वायरफ का हमने बचपन से उनकी शादियां देखी हैं, हाँ। जो शादी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी, तो हमने कहा यार वो वाली शादी बनाते हैं जो हम कभी जिंदगी में नहीं जी पाएंगे, है ना। हम तो वो शादियों में जाते हैं जहाँ पे 9:30 बजे एक बेल बजती है और आपको जल्दी जल्दी खाना होता है ताकि 10:30 बजे तक हॉल क्लियर हो जाए। और ये सिर्फ बम्बई के लोग समझेंगे, दिल्ली वाले ये नहीं समझेंगे बात, ये वाली बात क्या होती है, ठीक है ना। तो हमने वो शादी बनाई बैंड बाजा बारात में, और लकीली ऐसे एक्टर्स मिल गए जो उस समय और मतलब उस समय कह रहा हूँ, ये 2.5 साल पहले की बात है। और ये 2.5-3 साल पहले भी ना एक्टर्स रेडी नहीं थे वेब पे आने के लिए, उनको लगता था वेब एक स्टेप डाउन है। अच्छा। तो अली, रजित, शनाज, नील, अंगीरा तो वायरफ की टैलेंट थी, तो वो फिल्में करना चाहती थी। तो इन सबको कन्विंस करना कि देखो वेब जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा बीस्ट बनने वाला है, और तुम काम करो इससे, अगर तुम्हारा फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसको एज अ फिल्म देखो, इसको हम एज अ फिल्म बनाएंगे। तो पहली बार वेब पे इंडिया में हमने एलेक्सा कैमरा पे शूट हुआ, जिसपे फिल्में शूट होती हैं। हमने तो जितना पैसा था वो सब लगा दिया, थोड़ा जेब से भी लगा दिया, और बहुत ही बुरी बुरी होटलों में रहकर एक ऐसा शो बनाया जो हमने कहा कि अगर हमको वायरफ फिल्म बनानी होती तो कैसी बनाते। और लकीली वायरफ ने उस विजन को सपोर्ट किया, और लॉट ऑफ क्रेडिट टू आदि सर, जिनके साथ बैठ के उनको नरेट करने का मौका मिला। और बड़ा सरियल होता है उनके साथ बैठना, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा टाइम टिंग 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 चल रहा होता है, और आपके सामने आदि चोपड़ा बैठा होता है जो एकदम चिल है यार, इतने मतलब अप्रोचेबल है वो। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। और पहली बार में मुझे मैंने उनके साथ कुछ ना एड फिल्म्स डायरेक्ट की थी एज अ फ्रीलांसिंग डायरेक्टर। तो फिर उन्होंने शायद कुछ विजन मुझ में देखा और मुझे वो डायरेक्ट करने का मौका दिया। अब थोड़ी सी बचपन की बात करते हैं। बचपन में थे आप, तो हर कोई कांड ही होता है, कुछ ना कुछ कांड करता है। तो आप शक्ल ही बता रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कि कितने कांड करें आप। यार मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा चाइल्डहुड रहा। हाँ। मैं करीबन 6th स्टैंडर्ड तक ना बहुत ही रिजर्व था, इंट्रोवर्टेड था। इतना इंट्रोवर्टेड था कि एसएससी की स्कूलों में ना बहुत बच्चे होते हैं, 70 बच्चे होते हैं क्लास में। तो जो बीच की बेंचेस होते हैं उसमें 3 बच्चे बैठते हैं, ठीक है ना। तो मुझे हमेशा ऐसी सीट दी जाती थी कि 2 अगर लड़कियां बहुत ज्यादा बात करें ना तो उनके बीच में आनंद को बिठा दो, तो ये लड़कियां बात नहीं कर पाएंगे। मैं इतना क्वाइट किस्म का लड़का था थ्रू माई प्राइमरी। ऑल्सो बिकॉज मेरे भाई जो दोनों थे बड़े, वो एक्सट्रोवर्टेड थे थोड़े, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही मैं अपने दिमाग में बहुत फनी था। अच्छा। और मैं कुछ कहता नहीं था। मुझे मैंने एक्टिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। मैं 4-5 साल का था तब से नवरात्रि और गणपति में मैं काम करता था, और वो 9 दिन और वो 11 दिन मेरे लिए मैं बॉस। पर मैं सिर्फ वो करता था, फिर से मैं अपने ककून में चला जाता था। मैं बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था। और जब मैं 6ठी में आया तो एक टीचर आई। मेरे दोनों भाई भी सेम स्कूल में थे, सरस्वती मंदिर मेरे स्कूल का नाम, माही में वो स्कूल है। तो वो टीचर ना इंट्रोडक्शन ले रही थी कि हर बच्चे से क्या है आप, कौन है आप। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम, तो मैंने कहा आनंद तिवारी। तो उन्होंने कहा कि आप आदित्य तिवारी के भाई हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर तो तुम बहुत नॉटी हो गए। तो मैंने सोच लिया ये इंटरेस्टिंग है, क्या मैं नॉटी हो सकता हूँ क्या। तो मैंने वो किरदार पकड़ लिया, टू बी ऑनेस्ट। तो एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड चाइल्ड ने ना एक एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश धीरे धीरे शुरू की, क्योंकि मैं एक्टिंग तो कर ही रहा था। तो मैंने कहा मैं ये एक्टिंग करता हूँ। तो वो एक्टिंग हूँ when I'm in a new space or when I'm alone. I like to be alone. I like to be more alone than with people. और जब मैं बाहर रहता हूँ तो मैं वो एक स्विच ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि वो चलता है। हाँ। तो मैंने पर फिर आगे चलते चलते बड़े काम किए बहुत सारे। तो वो शायद मेरी मम्मी पापा को अभी भी पता ना हो। तो वो बता दीजिए, हमें बता दो यार। बस हो गया, आवाज.com जरूर सुनना मम्मी पापा। तो यार हमारे वजह से पहली बार स्कूल में पुलिस आई। क्या बात कर रहे हो, स्कूल में पुलिस? क्योंकि हमारा ना हमेशा ये होता था कि हमें होली की छुट्टी मिल जाती थी। हाँ। और 1-2 लड़कियों पे क्रश थे। हाँ। अब उनके साथ होली खेलने का बड़ा मन था हमारा। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो हमको लगता था अब ये चले जाएंगे, अब वो स्कूल में तो होली खेलने का मौका नहीं मिलेगा, 3-4 दिन का ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि ऐसा कुछ था कि लॉन्ग वीकेंड भी था और होली भी थी, ऐसा कुछ था। तो कि अब यार इससे होली खेलने का मौका कब मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया और कि आज ना स्कूल के बाद हम लोग बाहर होली खेलेंगे। तो जितनी वाटर बॉटल्स थी हमारी, तो हम आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में थे। तो हमारे जूनियर्स सबको बुली करके उनकी वाटर बॉटल्स वगैरह लेकर हमने उस दिन होली खेली स्कूल के बाद, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी। तो बहुत मजा आया और मुझे लगा कि मैं ही शाहरुख खान हूँ
और सबको रंग लगा वो बाद में नहीं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का होली वाला गाना आया था बलम पिचकारी। तो मैं बलम पिचकारी पहले ही खेल चुका था, ठीक है ना, स्लो मोशन। पर हुआ ये कि सरस्वती मंदिर जो है वो बहुत ही रेसिडेंशियल एरिया में, अच्छा, तो पुलिस कंप्लेन वगैरह हो गई तो कि सरस्वती मंदिर के बच्चे जो है आग लगा गंद मचा रहे हैं। अच्छा, हमारे दिमाग में गंद नहीं थी यार, हमें तो चटा कितना मजा जो आ रहा है वो चल रहा था हमारे दिमाग, ठीक है। अब पुलिस आ गई। अच्छा, रंग ही खेलते थे, वो वाला रंग नहीं था? नहीं कुछ रंग एक्चुअली नहीं यार, मैं काफी अपने यूपी वाला जो हमारा, मतलब मैं 4 पीढ़ियों से मुंबई में हूँ, पर हमारे जो परदादा है वो आए थे यूपी से, रायबरेली से। तो एज ए यूपी वाला अब तक तो मैंने भांग पी लेनी चाहिए थी, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक वो मौका नहीं मिला। अभी भी मैं, हाँ मैं यार मैं उम्मीद करता हूँ सुनने वाले लोग अगर मुझे कोई भांग ऑफर करे तो मैं जरूर पीना चाहूंगा एक बार, तो हम भी लेके आ जाएंगे, है ना। हम ही लेके, पर नहीं यार, भांग कभी नहीं पी पाया मैं। पर नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सेफ सी होली थी, कलर भी नहीं था इनफैक्ट, हम सिर्फ पानी से एक दूसरे से वाटर बॉटल से ही गए। पर उसी में हम यार फिर तो पुलिस के बाद क्या हुआ? फिर मम्मी को बुलाया गया। अच्छा, मेरे भाई और भाइयों के लिए इतनी बार मम्मी को बुलाया गया था कि उसको आदत थी उनको। और 9वीं कक्षा में पहुंच के पहली बार जब मेरे भाई कॉलेज पहुंच चुके हैं, मेरे लिए जब बुलाया गया और सीधे पुलिस आ गई थी इसलिए बुलाया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा एक प्राइड वाला फील आया कि आज शायद मैं बड़ा हो गया, आज शायद मुझे मेरे घर में रिस्पेक्ट मिली। ये मार में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है। मम्मी बोले आज मुझसे डर रही है मेरी माँ कि अरे ये क्या उद्यम मचा रहे स्कूल से। सीधा पुलिस, सीधे छोटी मोटी हमने चीजें की। फिर रुइया में जाकर और फिर एंड्रूज में जाकर, तो काफी वहाँ पे कोई और एक दो और यार, मतलब मैं, मेरे तो अलग ही होते थे। मैंने रुइया में इतना मेरे क्लासेस बंक किया तो कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स करता था। साइंस स्टूडेंट था मैं, क्योंकि मेडिकल करना था ऑफ कोर्स। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जाता था, बाकी थिएटर में बिताता था। और रुइया का बहुत एक वाइब्रेंट थिएटर सीन था। तो मेरे जो क्लास वाले थे, जब मैं 12th में हॉल टिकट लेने में जब क्लास में बैठा, तब उनको पता चला कि मेरा डिवीजन चेंज नहीं हुआ। उनको लगता था कि मेरा डिवीजन चेंज हो गया, इसके लिए मैं आ ही नहीं रहा क्लास, क्योंकि मेरे क्लास वालों ने मुझे देखा ही नहीं था प्रैक्टिकल्स के अलावा। और मैंने तो बंक मार के जाते कहाँ थे यार? मैं थिएटर में बैठा रहता था। और रुइया का नाका है जो जिसे कट्टा कहते हैं रुइया का, पोदा रुइया के बच्चे कट्टे को भली भांति जानते हैं। तो वहां पे मैं बैठता था और मेरे जितने दोस्त सब बड़े थे। निशिकांत कामा जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो मेरे सुपर सीनियर है, वो रुइया के आसपास बहुत रहा करते थे। बाकी बहुत से लोग अब रुइया के जो होंगे, क्षितिज जोग एक बहुत फेमस मराठी एक्ट्रेस हैं जो मुझसे 1 साल सीनियर है। तो वो शायद बताना ना चाहे लोगों को, मुझसे 1 साल सीनियर है। तो वो रहती थी, वो थिएटर की रहती थी। और मैं ना एक्चुअली बैक स्टेज किया करता था पहले साल, और दूसरे साल मैंने एक्टिंग करने का मौका मिला और मैं पकड़ा गया, क्योंकि एक एग्जाम के दिन जो यूनिट टेस्ट टाइप होते हैं 12th में, मैं हॉल टिकट भूल गया घर पे यार, या आई कार्ड भूल गया मेरा। और मेरे पापा एक अच्छे डॉक्टर की तरह, उनको लगा कि अरे बेटा आई कार्ड भूल गया, एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने कहा था कि मैं जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा, फिर एग्जाम जाऊंगा। और मैं लाइब्रेरी में नहीं था, मैं स्टेज पर था। और मुझे ऑडियंस में, मैंने खाली ऑडिटोरियम की एक सीट पर मुझे एक फेमिलियर सी शैडो दिखी जो मेरे पापा थे। उन्होंने मुझसे हॉल टिकट देते हुए कहा कि बेटा घर पे आओ, तो खैर ऐसे तो करते हैं, मतलब कांड भी रहे हुए काफी। और एंड्रूज में भी मैंने कई कांड किए हैं। वो भी खोल दो फिर 2-4 यार, मतलब मुझे इसके लिए तो जेल हो जाएगी। खैर, पर जैसे एंड्रूज में एक बड़ा ही कंजर्वेटिव कॉलेज है, और मैं बिल्कुल बाहर का था, तो मेरे को उसके रूल्स और रेगुलेशन समझने में समय लगा। जैसे एंड्रूज, जेवियर्स के कई रूल्स और रेगुलेशंस बम्बई में कई, मतलब बहुत फेमस है इनके बारे में, तो कि कैसे किस्म के टी शर्ट पहनने चाहिए, किसे किस्म के। तो मुझे एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक म्यूजिकल नाइट इवनिंग है कॉलेज की, तो उसके बीच में होस्टिंग करना। तो मैंने कहा कि यार नॉर्मल होस्टिंग क्यों करें, लेट्स डू स्किट्स। अच्छा, तो स्किट्स में ऐसी चीजें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चक्कर में मैं ही नहीं, बेचारे जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, सपोर्ट करा यार, उनकी भी मैंने काफी क्लास दिलवा दी। वो प्रिंसिपल काफी नाराज हो गए वहां के। तो बहरहाल फिर मैं समझा कि हाँ, मैं ऑल्टरनेट जरूर, आई कैन बी अ कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर इवेंचुअली। बट अभी तक ऐसा कुछ नजर आया नहीं। नहीं, मैं रुका हूँ।
रुके हो? मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं या जिस कोई दिन ढूंढ रहे हो? नहीं, इनफैक्ट मैंने जो कुछ नया हमने लिखा है उसमें से कुछ तो है जिसके लिए मैं सीधे स्विट्जरलैंड ही शिफ्ट हो जाऊंगा उसके बाद यहाँ रहना मुनासिब ना हो। तो सर नए कोई प्रोजेक्ट, जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे जी। आपकी कि आप डिजिटल पे ग्रो करने के साथ साथ में एक और यूथ से ओरिएंटेड कुछ बना रहे हैं जी। उसमें, तो उसका क्या फील रहा और क्या आपने सोचा, जो आपके साथ आपके जो पार्टनर है उन दोनों ने, तो आप दोनों ने सोचा कि ये शुरुआत लेके आते हैं? जी, इनफैक्ट निखिल तनेजा जो वाई फिल्म्स में काम करते थे, जिनके साथ हमने एज स्टिल बहुत काम किया था, उनके साथ निखिल अब हमारे साथ काम करते हैं। हम तीनों ने, अमृत, निखिल और हमने तीनों ने एक नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है युवा। युवा वी द स्टोरीज इज द टैगलाइन फॉर इट। युवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे फिलहाल ऑनलाइन और इवेंचुअली बहुत सारा ऑफलाइन बहुत कॉन्वर्सेशन होने वाला है यूथ के साथ। इनफैक्ट युवा का जो लॉन्च हुआ था वो किसी JW मैरियट और किसी लैंड्स एंड के बड़े से फंक्शन में नहीं हुआ था, जिसमें हमने प्रेस को बुला के उनको चाय कॉफ़ी और गंदे सैंडविचेस किया। हमने इनफैक्ट उसे हम 30 सिटीज़ में गए और 100 कॉलेजेस में हमने इसका लॉन्च किया, जहाँ पे हमने जो जनरेशन Z या जनरेशन Z या जेन Z कहा जाता है जिन्हें, जो मिलेनियल से भी एक लेवल नए हैं, तो थोड़ा सा इसे आप गूगल कर लीजिएगा जेन Z क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मिलेनियल से अलग है। ठीक है, जो 95 के बाद बच्चे हुए हैं वो जेन Z हैं और मैं जो 83 बॉर्न हूँ और जिससे मैं अभी भी अपने आप को, मैं जस्ट अबाउट मिलेनियल हूँ, उनसे बहुत अलग हैं। उनकी सोच बड़ी अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी अलग है, वो कंटेंट बड़ा अलग देख रहे हैं और वो बातें बहुत अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑल्सो ऐसी जनरेशन है जब उन्होंने होश संभाला तब इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा फोर्स पकड़ लिया था पूरे दुनिया में और स्मार्टफोन्स एक बहुत बड़ी रियलिटी हो गई थी हम सबके लाइफ की। तो उनका जो कंजम्पशन है और उनका जो वो एक इंफॉर्मेशन वाली जनरेशन है, नॉलेज लेने में अब वो स्थिरता नहीं है इस जनरेशन में। ऐसा अनुमान हम लगाते हैं मुंबई के अंधेरी में बैठ के। पर जब हम जाके उनसे बातें करते हैं इन 30 सिटीज़ में, तब हमारे जो चक्षु हैं वो खुले और हमको पता चला कि वो कितना वास्ट एक डिफरेंस है फ्रॉम सिटिंग इन बॉम्बे एंड थिंकिंग अबाउट what these people want to see, and the content of Yuva is going to be from the youth, by the youth and for the youth. और अभी फ़िलहाल हम बहुत सारा नॉन फिक्शन कंटेंट हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे यूट्यूब पेज पर कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। इसमें फिक्शन कंटेंट आने वाला है कमिंग ईयर से। उसके बाद बहुत सारा जो हमारा कॉन्वर्सेशन है वो ऑफलाइन भी होगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि अभी हमने एक बहुत बड़ी अपनी रीच ऑलरेडी बना ली है अपने ऑडियंस के साथ, और जो एट द एंड ऑफ द डे आर गोइंग टू बी आवर विंग्स इन दीज सिटीज। तो उसको हम एक मूवमेंट की तरह देखते हैं, उसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा और वो एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं एंगेजिंग होगा, एम्पैथेटिक होगा और एम्पावरिंग होगा। वो सिर्फ इररेवरेंस बिल्कुल होगा क्योंकि वो एक यंग कंटेंट है, पर इररेवरेंस के साथ वो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए नहीं हो, कहीं ना कहीं उसमें एक सोशल इम्पैक्ट और सोशल मैसेजिंग इतना भी हम उसे ढक दें पर वो डेफिनेटली होगा। जबकि SSMC हर किस्म का काम कर रहा है। SSMC तो एकदम जॉनर एग्नोस्टिक काम कर रहा है। वो अमेजोन के साथ हमने एक शो किया है अभी, बंदिश बैंडिट्स नाम का, जिसके शो रनर अमृत है, मैंने डायरेक्ट किया है। उसके अलावा हम कई सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ हमारी बातें चल रही हैं। कुछ हमने लैंड कर लिए हैं, कुछ हम लैंड कर रहे हैं। कोई कंटेंट जिसे कहते हैं ग्रीन लाइट हो चुका है, कोई कंटेंट अभी मतलब हमारी कुंडलियाँ देखी जा रही हैं दोनों की, और वो लैंड होगा इंशाल्लाह। तो जब उनके बात हम कर सकते हैं जिनके बारे में हम करेंगे। पर अभी SSMC डिजिटली बहुत सारा कंटेंट कर रहा है, पर 2 थिएट्रिकल फिल्में जो हैं, अच्छा, जो हम एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं उनके साथ हम जुड़कर काम करने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट भी हम करेंगे। तो थिएट्रिकली भी हम काम कर रहे हैं। तो वो जो हमारा पहला थिएट्रिकल आउटिंग होगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो इसलिए अमृत और मैं जितनी हो सके फ्राइडे की हर फिल्म में देखना पसंद करते हैं, ताकि हमें पता तो चले वो क्या कौन है। और सर ये जितनी भी मूवीज और जितने भी आपने शोज डायरेक्ट करे हैं या उसमें अपने किरदार निभाया, वो कहीं ना कहीं हिट रहे हैं एक तरीके से। टचवुड तो ये इसके पीछे का राज, क्योंकि लोगों को टाइम लगता है। जितने भी आप देखोगे, आप अगर हम किसी की भी बात कर ले, आज अगर कोई सुपरस्टार भी बन के बैठा हुआ है, उसने स्ट्रगल करा है, वो करते करते एक पॉइंट पे पहुंचा है।
तो आप क्या पिकिंग में क्या आपका मेथड है, या आप क्या दिल से सोचते हो, या स्टोरी पढ़ते हो, या लिखते हो तो आपको पता रहता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बट किसी और की स्टोरी जब आपको निभाने को मिलती है तो उसमें क्या पॉइंट रहता है आपका कि मैं ये करूँगा, या लिखते वक्त क्या सोचते हो कि क्या रहेगा मेरा, जिससे जल्दी से जल्दी, या इतना जो जल्दी आप हर एक पिक्चर, हर एक सीन आपका या हर एक किरदार आपका लोग पसंद कर रहे हैं, उसके पीछे जो थिंकिंग है वो क्या है आपकी? 2 हिस्सों में जवाब दूंगा इसका। तो पहले तो एज एक्टर है ना, तो मैं जब एक्टर की तरह किसी चीज को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे क्या मजा आएगा करने में, और जो बना रहा है उनके साथ क्या मजा आएगा काम करने में, और दोनों में से अगर एक भी बॉक्स कभी कभी टिक हो जाता है तो मैं कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं होमी अडजानिया का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बीइंग साइरस से, तो उन्होंने जब मुझे फाइंडिंग फैनी में एक छोटा सा रोल करने का तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी, क्योंकि मुझे उनसे सीखना था। जैसे जब उड़ान में मुझे कैरेक्टर मिला, मुझे पता था मेरा एक मुश्किल से 10 दिन का काम है, मुझे विक्रम से मिलकर इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे लगा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर होगा। और जबकि टू बी ऑनेस्ट जब मैंने उड़ान पढ़ी थी, मुझे इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म, मतलब मुझे लगा था अच्छी फिल्म है, बाप बेटे की कहानी है, पर जिस तरह से वो फिल्म मेकर ने उस फिल्म को बनाया तो ही वेंट वे बियॉन्ड द राइटिंग। और दिवाकर के साथ जब काम करने का मौका मिला तो तब मैंने कह दिया था अब मैं ना हीरो के बेस्ट फ्रेंड्स का रोल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने काइट्स में अनुराग दादा के साथ में ऋतिक का मैं बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। अच्छा मैंने ऐसे भी काम किए जो बिल्कुल नहीं चले, जिनके बारे में मैं बात नहीं करता, कन्वीनियंटली है ना, कन्वीनियंटली मैं बात नहीं करता तो जी। तो मैंने पर सोचा कि यार मुझे ना पेट को भरने के लिए मुझे एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि वो फिर मैं मेरे लिए एक्टिंग एक बहुत ही एक सीक्रेट सा आर्ट है जिसको मैं थिएटर से और जिसको मैं फिल्मों से मरने तक करता रहूँगा। तो मुझे हीरो बनने का कभी ख्वाब नहीं था कि मैं हीरो बनूँगा, वो मैं जीवन में बनना चाहता हूँ, मुझे पर्दे पे बनने का कोई शौक नहीं, ठीक है ना। तो जब मुझे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला मैंने वो तुरंत उठा लिया। अभी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है जिसमें बहुत बड़ी मेकर हैं जिन्होंने ओवर डिस्कशन हम मनमर्जियाँ का हम स्क्रीनिंग देख रहे थे और उसमें इंटरवल में हमारी बात चल रही थी, तो अब लकीली मुझे लोग एज अ फिल्म मेकर भी अब बात करते हैं, तो वो मुझसे बहुत ही अच्छी बातें कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है उनको ये कहने का कि मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। और मैंने कहा कि आपकी अगली फिल्म में ना मुझे अगर पासिंग भी मिल जाए ना कि पीछे से एक आदमी गुजरा तो भी मैं करूँगा, मेरे को एक दिन आपके साथ बिताना है आपके सेट पे। तो 2 वीक के बाद उनका फोन आया कि देखो एक कास्ट ऐसी है जो फंस रही है, वो कोई ढंग का इंसान मिल नहीं रहा मुझे, तो तुम कर लोगे? तुमने ये बात कही थी मुझसे, तो मैंने कहा हाँ देन, मैंने कहा नहीं तुम पहले पढ़ लो, मैंने कहा अरे डन, कुछ सोचना में अब बताना किस दिन आना है कहाँ आना है। तो वो मौका मिल गया। तो मुझे क्योंकि मैं फिल्म स्कूल गया नहीं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो सेट पे काम है औरों को देखकर मैं जो सीखा हूँ वही मेरा काम है। थोड़ा बहुत जो मैंने अनुराग दादा के साथ काइट्स में एज अ एक्टर मैंने देखा उनको, तो मैंने उनको असिस्ट किया बर्फी में, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक पीछे नहीं जाऊंगा और जब तक वो वाला प्रेशर नहीं उठाऊंगा तब तक डायरेक्शन नहीं आएगा। जो अमृत मेरे जो पार्टनर है जो सीख कर आए उनसे जो मैं सीखता हूँ, जो डायरेक्टर्स जैसे दिवाकर इतने कमाल के डायरेक्टर हैं, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ही इज़ अ ब्लेसिंग टू दिस इंडस्ट्री वाले डायरेक्टर हैं वो। दिवाकर के साथ साथ विक्रमादित्य मोटवानी, राज डीके का होल्ड ऑन कॉमेडी, होल्ड ऑन स्टाइल, जिस तरह से होमी अडजानिया डायरेक्ट करते हैं अपने एक्टर को, ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिले तो आपको फिल्म स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही बस किस्मत रही, और मुझे लगा कि मुझे पता चलना चाहिए कि इस फिल्म से मैं क्या चाहता हूँ, फिर लोग उसमें से क्या ले जाते हैं वो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। और तो हाँ, और जब एज ए डायरेक्टर मैं चुनता हूँ ना, मैं अगर मुझे कुछ कहना ना हो तो मैं वो डायरेक्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, अगर इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो एक बहुत ही डीप सा मेरा मुद्दा है, तो जैसे मैंने लव फर्स्ट स्क्वायर फुट के बारे में बताया, वैसे ही जो हम लिख रहे हैं अभी, चाहे वो स्टिल में हो चाहे युवा में हो, उसमें डीपली वी वांट टू से समथिंग। तो अगर वो मुद्दा मुझे लगता है कि हाँ मैं कहना चाहता हूँ दिखाने, फिर मैं उसमें सेव और प्याज और आलू मिला के उसकी एक सेव पूरी बना देता हूँ ताकि आपको मजा आए खाने में। पर कहीं ना कहीं उसमें मैं अपनी एक छोटी सी एक जो मेरी चाह है, और वो जब अगर 2-3 लोग भी आके कह देते हैं, जैसे लकीली आपको लव फर्स्ट स्क्वायर फुट पसंद आई, उसमें से अगर 1-2 जो नुआंसेस हैं अगर आपको वो समझ में आ गए, वो मेरे लिए जीत है मेरी एज अ मेकर। अगर आपको हंसी ठट्टे में ही वो समझ में आ गए वो भी सही है,
पर मैं वो छुपा के बात एक कह जाता हूँ, मुझे वो ही बात कड़वी नहीं खिलानी अभी। मैं प्रॉबेबली एक जब 10 साल 20 साल जब मैं ऊब जाऊंगा ना एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने से, तब मैं शायद कहूँ ऐसी कहानियां, पर अभी तो मुझे एंटरटेन करना है, व्यंग रूप से व्यंग या ड्रामा, पर एंटरटेन। वो मेरे ख्याल से आप जब इंट्रोवर्ट रहे होंगे तो उस दौरान जो आपके दिमाग में जी चीजें चलती रही या ये होंगी, मैंने हाँ बिल्कुल आई थिंक उसी से लेके ही आप मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, पर आई थिंक दिस इज अ गुड डायग्नोसिस शायद हो सकता है, मे क्योंकि छुपी हुई बात आप बताते हो ना, तो वो आपके मन में जो चलता रहता है आप दिखाए तो भी अगर सीन ये चल रहा है बट ये बात तुम जानते हो। हाँ, तो मैं कई बार अपने एक्टर्स को भी ये नहीं बताता कि कहना क्या चाह रहे हैं। जब वो बहुत एक मुद्दे का सीन आता है उस दिन मैं उनके लिए वो कहानी खोल देता हूँ। अच्छा, ये है कहानी, तो उसके बाद में बस किसी को शुरू में समझ आ गई है, ऐसा हुआ है कभी कि आप कम ही हुआ है? बहुत थिएटर वाले होते हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो नुआंस से समझ लेते हैं।